सबको आरक्षण के सीमा में मिल रहा था कार्य। इतना ना BSNL बेचाया, न LIC बेचाई, न रेल बेचाया, न भेल बेचाया। सब प्राइवेट करते जाएगा तो सीमा तो घटते जाएगा। संविधान पर खतरा पैदा करने वाले लोग संविधान को खतरे में बता रहे हैं। इस देश के संसदीय इतिहास को पढ़िएगा तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में संवैधानिक ढांचा को तोड़ के इमरजेंसी लागू किया। अरे भैया बताओ तो संविधान खतरा में रहता ना, बेरोजगारी रोड पे घूमल चलता है। जाता ना किसान के लोन माफ करने में सरकार को लग रहा है कि नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। लोकसभा काराकाट का ये विक्रमगंज क्षेत्र है और मैं आपको बता दूं कि काराकाट विधानसभा में ये आता है। कभी विक्रमगंज ही हुआ करता था, लोकसभा का प्रतिनिधि दिया करता था। 2009 से कहीं ना कहीं काराकाट लोकसभा क्षेत्र बनता है और विक्रमगंज कहीं ना कहीं अब वोट डालने के कगार पर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोकसभा काराकाट का कहीं ना कहीं गतिविधि बिल्कुल चेंज हो चुका है, कारण कि निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के आने के बाद और बाकी प्रत्याशियों का नाम नहीं लिया जा रहा है। इस बीच सिर्फ 3 प्रत्याशियों का नाम चल रहा है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, राजा राम कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और दूसरा पवन सिंह। यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों से मैं जानने का कोशिश करूँगा कि क्या यहाँ पर किसे वोट दिया जाएगा और क्यों दिया जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विश्वामित्र सिंह है। आप बताइए कि इस बार का माहौल क्या है, इस बार किस बेस पे वोट जा रहा है विक्रमगंज क्षेत्र से? देखिए इस बार का माहौल है बेरोजगारी, महंगाई, संविधान जो असली खतरा में पड़ा है उस माहौल पर अब वोट पड़ेगा। संविधान किस तरीके से खतरा में, क्या लग रहा है कि संविधान के साथ क्या होने वाला है? संविधान के साथ इस पर आगे कि वोटे नहीं अगला हाल होगा, मैंने हिटलर शाही सत्ता को एकत्रित अपनी मुट्ठी में करने के लिए। मतलब किसके खिलाफ ये बोल रहे हैं? मोदी के खिलाफ? मोदी के खिलाफ। मोदी के खिलाफ। मोदी के। तो आपको लग रहा है कि इस बार अगर मोदी ये जीत जाते हैं तो संविधान को ही बदल देंगे? संविधान दूसरा लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, नहीं वो अपना आज संविधान के बिना परीक्षा के IAS PMO में बैठा रहे हैं, बिना परीक्षा दिए हुए आरक्षण से छेड़छाड़ किया जा रहा है। सारे ये क्या बोल रहे हैं, रेल को प्राइवेटाइजेशन, माने हर विभाग को प्राइवेट करे तो जहाँ प्राइवेट होगा वहाँ से आरक्षण मर जाएगा। आरक्षण जरूरी है। आरक्षण जरूरी। आरक्षण जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था और नेहरू जी को सौंपा था तो कहा था कि महज 10 सालों के बाद ये आरक्षण का जो क्रियाकलाप है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक चल रहा है। 84 बार कांग्रेस ने कहीं ना कहीं संविधान में बदलाव किया है। 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें मिनी संविधान संशोधन बोला जाता है, उसमें बहुत तरीके का बदलाव किया गया। उस समय संविधान खतरे में था कि नहीं? नहीं, उस समय नहीं था, खतरे में नहीं था। सबको आरक्षण के सीमा में मिल रहा था कार्य। इतना ना BSNL बेचाया, न LIC बेचाई, न रेल बेचाया, न भेल बेचाया। सब प्राइवेट करते जाएगा तो सीमा तो घटते जाएगा और बेरोजगारी की दर बढ़ती जाएगी। गरीब गुरबे के कितने बच्चे जाके कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं कि उनका भाईबा लीजिएगा। सब तो लोग गांव घर में पढ़ रहा है। अच्छा, गांव घर में पढ़ रहा है बच्चा जो सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल का कैसा व्यवस्था कैसा है? सरकारी स्कूल का व्यवस्था अभी 5% सुधार हुआ है। नीतीश जी सुधारे हैं क्या? मैंने कुछ सुधारे हुए हैं, कुछ सुधारा है, कुछ के पाठक के आने से सुधरा है, सुधरा हुआ है, कुछ सुधरा है। अच्छा आइए, क्या नाम हुआ आपका श्रीमान? जगनारायण सिंह यादव मेरा नाम हुआ। जगनारायण सिंह यादव जी, ये बताइए कि जैसा कि इन्होंने कहा कि संविधान खतरे में आ गया है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि वास्तव में संविधान खतरे में आ गया है क्या? संविधान पर खतरा पैदा करने वाले लोग संविधान को खतरे में बता रहे हैं। इस देश के संसदीय इतिहास को पढ़िएगा तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में संवैधानिक ढांचा को तोड़ के इमरजेंसी लागू किया। कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जो नेता है, अध्यक्ष था, तो मनमोहन सिंह ने एक विधेयक लाया कि अंतिम कोर्ट से जब सजा होगी तब उसको सजायाफ्ता माना जाएगा। और राहुल गांधी ने पूरे कैबिनेट के डिसीजन को पार्लियामेंट के अंदर एक MP की हैसियत से फाड़ दिया। तो संविधान तोड़ने वाले तो ये लोग हैं और संविधान का बहाना बनाकर ये लोग जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं। संविधान कोई एक दिन का चीज नहीं है, एक आदमी का बस का चीज नहीं है। संवैधानिक ढांचा में केवल इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया तो देश खड़ा हो गया।
तो संविधान बदलने का जो इनका नारा है ये अफवाह है और इसी नाम पर ये लोग वोट लेना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगनारायण सिंह यादव। जगनारायण सिंह यादव आप नाम बता रहे हैं। और एक तरफ ऐसा भी हो अल्लाह होता है कि बिहार में जो यादव लोग हैं कुछ भी हो जाए, मतलब वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के तरफ ही बात करते हैं। यदि ये बात अफवाह है तो पूछिए मधेपुरा गोप का और जो है वो रोम पोप का माना जाता है, तो मधेपुरा में लालू जी का उम्मीदवार जीत रहा है क्या? सबसे ज्यादा वोट पार्लियामेंट के अंदर मधेपुरा में है, तो क्या मधेपुरा में लालू जी का सीट निकल रहा है क्या? जीते हैं 3 बार से। और शरद जी जैसे बड़े नेता जो राष्ट्र में उनकी बड़ी हैसियत थी, वो पिछले चुनाव में दिनेश चंद्र यादव से 3,60,000 वोट से हार गए। तो ऐसा कहा है कि यादव जो उसी को देंगे? हाँ, लेकिन समीकरण की बात है तो मोहम्मद यादव उनके साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि टोटल यादव है। लेकिन यादव का जहाँ गढ़ है। एक मिनट रुकिएगा। जैसा कि चाचा ने बताया अभी कि संविधान खतरे में नहीं है, संविधान तो खतरा में उस समय पड़ गया था जब इमरजेंसी इंदिरा जी ने लाया था। अभी आप बोल रहे हैं कि इंदिरा जी के समय में जो कहा गया कि कांग्रेस के सरकार में संविधान का 42वां संशोधन किया गया था, जिसमें बहुत सारा बदलाव किया गया था, यानी मिनी संविधान उसको बोला जा रहा था। अब चाचा का उम्र भी आपसे ज़्यादा लग रहा है, इनका तजुर्बा भी ज़्यादा हमें लग रहा है, इनको तो नहीं लग रहा है कि संविधान खतरे में है? इनको नहीं लग रहा है कि ये उसी दल में है, ये उसी दल में है। इनको आपका नाम क्या है? मेरा नाम विश्वामित्र सिंह यादव है। और आपका नाम? जगनारायण सिंह यादव बताया ना। दोनों लोग यादव है। एक आप महागठबंधन की ओर है और ये बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि संविधान खतरे में है? अरे भैया बताओ तो संविधान खतरा में तो यहाँ ना बेरोजगारी रोड पर घूमल चलता है, जाता ना किसान के लोन माफ करने में सरकार को लग रहा है कि नहीं करेंगे, अडानी अंबानी के माफ कर रहे हैं। ये क्या है? ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं, तो जब देश में मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति लागू किया तो उसमें इक्विटी देने लगा। आप सुनते हैं ना, एफडी लागू हुआ तो मनमोहन सिंह ने जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया, जिसको उदारीकरण का युग कहा जाता है, तो इनसे पूछिए कि लालू जी जब रेल मंत्री थे तो 2 होटल लीज पर दिए थे, बेचे थे, पुरी का और रांची का। उसी होटल के बेचने के एवज में वो जो जमीन का मामला इन पर घोटाला का मुकदमा चल रहा है तेजस्वी पर, तो इनसे पूछिए कि उदारीकरण के युग में जब निजीकरण हो रहा है तो कोई कांग्रेस ने किया? पहले जीएसटी में कांग्रेस का प्रस्ताव लाया हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है, उस पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी कहाँ बोल रहे हो कि भाई हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, निजीकरण के खिलाफ इनका इंडी गठबंधन बोल रहा है क्या? इनके एक भी नेता से पूछिए, इनके मैनिफेस्टो को देखिए कि निजीकरण के खिलाफ, उदारीकरण के खिलाफ इन्होंने कोई प्रस्ताव दिया है? निजीकरण के खिलाफ एक भी प्रस्ताव आपके मैनिफेस्टो में नहीं है, नेताजी बता रहे हैं, आप भी नेताजी ही हैं, अब बताइए। अब भैया निजीकरण क्या कहिएगा? 4 साल के कहीं मिलिट्री में बहाली हो रहा था, 4 साल की। संविधान खतरा में नहीं है तो क्या है? ईडी सीबीआई जितना है आप लगा रहे हैं केवल विपक्ष पर। मनमोहन सरकार रहते हुए 27 को मिनिस्टर और नेताओं पर जांच किया गया कांग्रेस में, इनके एक नेता पर जांच नहीं बैठाया जा रहा, क्यों? आखिर क्यों? जिस पे ईडी छापा मार रहा है, पैसा तो मिले जा रहा है। आपके दूध के धोए आप पर, अपने पर क्यों नहीं मारे? हमारे पर क्यों मारवा रहे हैं? आप अपने पर मरवा के देखिए। जितना है क्या बोलते हैं अजीत पवार, सुनिए, पी सिंह ईडी का अभी छापा पड़ा है, जो 100% में 3% नेता हैं। देश के 100% जो जांच हुआ है, जो पकड़े गए हैं, उसमें 3% नेता हैं और 97% अफसर हैं, व्यापारी हैं, सेठ साहूकार हैं। इन लोगों को आंकड़ा मालूम नहीं है, तो 3% नेता है इसमें। तो नेता में नीतीश कुमार पर क्यों नहीं छापा मारा जा रहा है? ममता बनर्जी पर क्यों नहीं छापा मारा जा रहा है? और खिलाफ में है आपको नवीन पटनायक, उन पर क्यों नहीं छापा मारा जा रहा है? अरे भैया तो आपने छापा मारने वाला नहीं है। नहीं, हमको कहने का ममता बनर्जी पर छापा क्यों? हम जो कह रहे हैं कि अजीत पवार अच्छा हो गए, किरण मोदी अच्छा हो गया, जो बंगाल हो रहा था, इतना कितना नेता जितना को लेके जा रहे हैं। ममता तो अस्थायी रूप से खिलाफ है बीजेपी के, तो इस पर छापे नहीं मारा जा रहा है। माने आप में जितना है उतना सब पाँच साफ है। आए ना बात कोई सब कोई सुनी नहीं, हम बुर्बक आदमी है। सर जना घर हम पढ़त रही तो हमार मैडम जी छुट्टी दे देते रही कि भिंजत चल जासन घरे बुनी होके, तो
लेकिन हमनी के पूछी जा मैडम हमनी के भिंजक चलाएम जब बुखार लग जाए मम्मी मारे लगी कहस मैडम जी भोजपुरी में के नतिया भिंजक चल जाओ और भरन गिर जाए तो तोर के हिसाब दी। आज वो स्कूल 3 ताला हो गई बा, हमनी के पढ़ल लिखल आदमी बनी जा, हमनी के तनी मनी काम रोजगार टाटा ऐसी चले कोई पार्टी ले आवे सब व्यक्ति थैली बॉडी के बांटा है सब लोग, और जनता का हाथे हाथे काम चाहिए और बगली में दाम चाहिए। हॉस्पिटल सब 2 ताला बन गया नीतीश कुमार के रीजन में बना दिया तो हम को अच्छा कहेंगे कि कोई पार्टी में। पलटूराम कहा गया लेकिन पूरा नहर पक्कीकरण करवा दिया। पलटूराम कहा गया मैं ऐसा शिक्षा मित्र 1500 पर बहाली को अगर 35,000 दे दिया। लेकिन आपके शिक्षा मित्र जो है पढ़ाने के योग्य नहीं है, ये बात मानते हैं कि नहीं? हाँ मानते हैं। हमारे जो शिक्षा भविष्य था गांव का हमारे ही हाथ में दिया था नीतीश कुमार, या दिए थे, हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन वहाँ घूसखोरी हो गया कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट को छांट दिया गया, अंगूठा छाप को पैसा पर बहाली कर दिया गया। मुखिया जी कारनामा कर दिया। और मुखिया जी करे कि वीडियो सब तो एक ही था। अभी चलिए राबड़ी देवी जी सरकार ने 75,000 राबड़ी देवी जी ने 75,000 शिक्षा मित्र मुखिया के द्वारा बहाल किया था। 1100 रुपया उसको 1500 दे रहा था और 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। नीतीश कुमार के आते ही हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और 4,000 रुपये सैलरी मिलता था, तो हम लोग उसको सैलरी फिक्स किए। और बिहार बदहाली में था, सड़क बिजली अस्पताल सब ध्वस्त हो गया था, स्कूल का बिल्डिंग टूट गया था, स्कूल का बिल्डिंग टूट गया। जो शिक्षक का कह रहे हैं कि लालू यादव के समय में जो शिक्षा मित्र को जो बहाली किया गया तो उस समय शिक्षक कमी था, तो उस समय किया गया कि 11 महीना में भाई अभी शिक्षक नहीं है उसको बहाल किया जाए। तो नीतीश सरकार क्यों लागू कर दिया? 60 वर्ष का भत्ता क्यों कर दिया? 3.5 लाख टीचर क्यों दिए? वो लालू यादव के रीजन में 3.5 लाख शिक्षक की उस समय जरूरत थी, तो 75,000 शिक्षा मित्र और 34,000 परमानेंट टीचर को बिना ट्रेन के बहाल किए थे। तो अभी आज शिक्षक कितने हैं यहाँ? आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।